ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो फ्रैंकफर्ट की इस गंदी सी बस्ती में रहता था, जिसके माँ बाप स्मॉल पॉक्स की वजह से 12 साल की उम्र में मर गए, जो 30 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में रहा, जिसे अपने पसंद का बिजनेस तक करना अलाउड नहीं था। आगे चलकर इसी लड़के की फैमिली सिर्फ यूरोप की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बनती है। ये फैमिली पैसे को लेकर इतनी सीरियस हो जाती है कि एक टाइम पर ये डिसाइड करती है कि ये लोग सिर्फ अपने कजन से ही शादी करेंगे। अपना बिजनेस और बढ़ाने के लिए ये फैमिली अपने 5 बेटों को अलग अलग जगह भेजती है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। 19th और 20th सेंचुरी में इस फैमिली ने पूरी की पूरी कंट्रीज तक को लोन दिए, कई कंट्रीज को डूबने से रोका, इंडियन रेलवेज तक को भी इन्होंने फाइनेंस किया। ये बैंक जिसके पास आज इतना सारा सोना है, इस बैंक तक को इस फैमिली ने लोन देकर बर्बाद होने से बचाया। आज जितने पूरे महाराष्ट्र स्टेट की जीडीपी है, उससे ज्यादा पैसा का सोना ये सिर्फ एक बार में ही बेच देते थे। और इवन फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट जैसे पावरफुल लोग भी इनके यहाँ एम्प्लॉय रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास 1800 महल है, जिसकी टोटल वैल्यू इतनी है कि हम मुकेश अंबानी जी का एंटीलिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, इसे 17 बार बनवा सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाएंगे। हम बात कर रहे हैं फेमस रॉथचाइल्ड फैमिली की, जो कि दुनिया की सबसे अमीर और सबसे पावरफुल फैमिली है। इस फैमिली के 5 भाइयों की जो माँ थी, उन्होंने एक बार ये तक कह दिया था, चिंता मत कर, यूरोप में अब कोई भी वॉर नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी कंट्री को वॉर लड़ने के लिए पैसे नहीं देंगे। कहानी की शुरुआत होती है मेयर रॉथचाइल्ड से, जिनका जन्म 1744 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। इनकी जो फैमिली थी वो ज्यूइश थी और उस वक्त पर ज्यूज के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किए जाते थे। इतना ज्यादा भेदभाव कि ज्यूज को तब फ्रैंकफर्ट टाउन के बाहर ज्यूडन गैसे नाम की एक छोटी सी बस्ती में रखा जाता था। और ये जगह इतनी कंजेस्टेड थी कि मेयर रॉथचाइल्ड का यहाँ एक छोटा सा घर था, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 11 फीट थी और इसमें 30 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मेयर रॉथचाइल्ड ने सबसे पहले सोने के सिक्कों के साथ डील करना स्टार्ट किया। बहुत सालों की मेहनत के बाद मेयर इतने सक्सेसफुल हो गए कि तब यूरोप की सबसे अमीर रॉयल फैमिली से वो डील करने लगे थे। यहाँ तक कि वहाँ के प्रिंस विलियम की सारी वेल्थ और फाइनेंसेस को भी अब मेयर ही मैनेज कर रहे थे। मेयर अमीर तो बन गए थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। उन्हें ऐसी वेल्थ जनरेट करनी थी जो अगले कई जनरेशन तक, यानी 100 सालों तक रहे। इसके लिए उन्होंने 2 काफी स्मार्ट चीजें करी जो तब किसी ने नहीं सोची थी। पहली स्ट्रेटेजी ये थी कि मेयर को जैसे ही पता चलता था कि प्रिंस विलियम मार्केट से बहुत सारे सोने के सिक्के खरीदने वाले हैं, तो इससे पहले कि ये खबर मार्केट में फैले, मेयर बहुत सारे सोने के सिक्के उधार लेकर मार्केट से सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। और जैसे ही मार्केट में न्यूज फैलती कि प्रिंस विलियम हजारों या लाखों पाउंड्स के गोल्ड कॉइन्स खरीदने वाले हैं, तभी सडन डिमांड की वजह से बहुत सारे लोग और सारे सोने के सिक्के खरीदने लग जाते, जिसकी वजह से सोनों के सिक्कों का प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाता। और एग्जैक्टली इसी टाइम पर मेयर अपने खरीदे हुए सारे सिक्के मार्केट पे बेच देते थे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाते। और आज इसी चीज को लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की दुनिया में फ्रंट रनिंग कहते हैं। दूसरा डिसीजन ये था कि 1800 की शुरुआत में पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी। कई कंट्रीज एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी या फिर वो एक दूसरे से लड़ रही थी। मेयर को पता था कि ये उनकी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अगर इनको इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वॉर का फायदा उठाना है तो उन्हें अपना बैंकिंग एम्पायर फ्रैंकफर्ट से बाहर पूरे यूरोप में फैलाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के इन 5 सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर्स में सेट होने के लिए भेज दिया। और उनका ये डिसीजन रॉथचाइल्ड फैमिली की तकदीर बदलने वाला था। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर थे, लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। ये 5 फाइनेंशियल सेंटर्स हमें मैप में एक दूसरे से दूर दिखाई देंगे, बट इन 5 रॉथचाइल्ड ब्रदर्स ने यहाँ अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इतने अच्छे से सेट किए कि सारे बैंक्स एक दूसरे से दूर होने के बावजूद एक सिंगल बैंक की तरह काम करते थे। ये 5 भाई सारे डिसीजंस मिलके लेते थे और इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। बट इनमें से जो सबसे टैलेंटेड भाई था, उसका नाम था नेथन मेयर रॉथचाइल्ड, जो कि सिर्फ कुछ 15 से 16 लाख लेकर लंदन में सेट होने आया था। लेकिन कुछ ही सालों में वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि वो हर साल हजारों करोड़ों के प्रॉफिट्स कमा रहा था। 1811 में नेथन ने लंदन में अपने फादर से भी बड़ा बैंक इस्टेब्लिश किया और इसका नाम उसने दिया NM रॉथचाइल्ड एंड सन्स। देखिए 1800 सदी से पहले 20 सालों तक इंग्लैंड और ऑलमोस्ट पूरा यूरोप फ्रांस के एम्परर नेपोलियन के साथ वॉर लड़ रहा था और नेथन को इन वॉर में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। नेथन ने एक ऐसी टीम सेट की हुई थी जो नेथन को वॉर की सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी पहले देती थी और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल नेथन ने बहुत ही इविल तरीके से किया जो हम सोच भी नहीं सकते। 18 जून 1815 को बैटल ऑफ वाटरलू में वो होता है जो तब इंग्लैंड में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
इंग्लैंड और उनके एलाइज के अगेंस्ट हुए इस वॉर में फ्रांस के राजा नेपोलियन की हार हो जाती है। तब इंटरनेट या टेलीफोन तो नहीं होते थे, पर रॉथचाइल्ड फैमिली ने कई घोड़सवार और कबूतर ट्रेन किए हुए थे ताकि उन्हें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसी वजह से उन तक नेपोलियन वाली खबर इतनी फास्ट पहुंच जाती है कि उस वक्त तक खुद इंग्लैंड की सरकार को यह नहीं पता था कि वाटरलू में उन्हीं की आर्मी जीत चुकी है। और जैसे ही ये बात नेथन को पता चलती है, वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज जाकर स्टॉक्स को एग्रेसिवली बेचना शुरू कर देते हैं ताकि बाकी सारे इन्वेस्टर को लगे कि इंग्लैंड ये वॉर हारने वाली है, और पैनिक में आके बाकी सारे लोग अपने शेयर्स बेचने लग जाते हैं। तभी नेथन के एजेंट्स इन्हीं सेम स्टॉक्स को सस्ते दामों पर वापस खरीद लेते हैं। और फाइनली जब ये खबर सबको पता चलती है कि इंग्लैंड जंग जीत चुका है, तो सारे लोग शेयर्स वापस खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और इस वक्त पर नेथन अपने सस्ते दामों पर खरीदे हुए शेयर्स को महंगे दामों में बेच देते हैं। और भले ही इस पैनिक में बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे डूब गए, बट वो सारे पैसे ठीक प्लान की वजह से नेथन के हाथों में आ गए। 19th सेंचुरी में ये फैमिली सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं, बल्कि रेलवेज, इंडस्ट्रीज और ऑयल में भी इन्वेस्ट करती है। पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज और रेलवे लाइन को इन्होंने ही फाइनेंस किया। इनफैक्ट 1895 से लेकर 1907 तक सिर्फ 12 सालों में इन्होंने यूरोप के अलग अलग गवर्नमेंट्स को $450 मिलियन सिर्फ लोन में दी है, जिसकी आज की वैल्यू $14 बिलियन से भी ज्यादा है। ये अमाउंट इतना ज्यादा बड़ा है कि इसे हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक जैसे दो बड़े बैंक्स को पूरी तरह से खरीद सकते हैं। और जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये पैसे तो रॉथचाइल्ड फैमिली ने सिर्फ लोन में दिए थे। इनफैक्ट आज जब भी कोई कंट्री किसी क्राइसिस में होती है या बैंकरप्ट होने वाली होती है, तो वो लोन्स लेने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाती है। बट 19वीं और 20वीं सेंचुरी में रॉथचाइल्ड फैमिली के पास इतने पैसे थे कि अकेली फैमिली ही पूरी दुनिया के गवर्नमेंट को लोन देने लगी थी, और कई देशों को उन्होंने बर्बाद होने से बचाया। इनफैक्ट कई बैंक्स जो कि आज हम सबको लोन देते हैं, वो भी तब रॉथचाइल्ड फैमिली से लोन पर पैसे लिया करते थे। जैसे कि 1825 में बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि तब इंग्लैंड के लार्जेस्ट बैंक्स में से एक था, उनके पैसे खत्म होने वाले थे और इस बैंक के बंद होने का खतरा था। उन्हें जल्द से जल्द कहीं से लोन चाहिए था, और ये लोग नेथन और उनकी फैमिली के पास गए, जिन्होंने इस बैंक को लोन देकर इसे बर्बाद होने से बचा लिया। 1818 में इन्होंने जर्मन गवर्नमेंट को 360 मिलियन पाउंड का लोन दिया, और फ्रांस जैसे आज के सुपर पावर को भी इसी फैमिली ने लोन दिया है। पूरा यूरोप तब रॉथचाइल्ड फैमिली पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट था कि एक दूसरे से वॉर लड़ने के लिए भी इन कंट्रीज को पैसे के लिए रॉथचाइल्ड के पास जाना पड़ता था। और जब 19th सेंचुरी में पूरा यूरोप में वॉर होने का खतरा था, तो इन 5 भाइयों की माँ गर्टल रॉथचाइल्ड ने ये तक कह दिया, चिंता मत करो, यूरोप में अब कोई वॉर नहीं होने वाली, क्योंकि मेरे बेटे अब किसी भी कंट्री को वॉर लड़ने के लिए पैसे नहीं देंगे। रॉथचाइल्ड फैमिली ने इतने अच्छे इन्वेस्टमेंट कर लिए थे कि लोगों को लगता था कि ये लोग तो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है स्यूज कनाल, और यहाँ से गुजरने वाली शिप्स हर साल $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वैल्यू वाला सामान कैरी करती है, और आज पूरा यूरोप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इसी कनाल पर डिपेंडेंट है। बट रॉथचाइल्ड फैमिली को ये बात आज नहीं, बल्कि 150 साल पहले ही पता चल गई थी। और 1869 में जब ये कनाल बनकर तैयार हुआ, तो रॉथचाइल्ड फैमिली ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस कनाल को खरीदने के लिए कन्विंस कर दिया, और कुछ ही घंटों में उन्होंने इसके लिए कोई 10-20 हजार पाउंड नहीं, बल्कि पूरे 4 मिलियन पाउंड अरेंज कर दिए, और ये करना तब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसी तरह 19th सेंचुरी के एंड में सोने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और कई कंट्रीज गोल्ड को एज अ रिजर्व रख रही थी। सरप्राइजिंगली रॉथचाइल्ड फैमिली ने गोल्ड की इस डिमांड को 20-30 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, और वो वर्ल्ड के कई बड़े गोल्ड और सिल्वर माइंस में इन्वेस्ट करी थी। 1893 में जब यूएसए में गोल्ड की क्राइसिस हो गई थी, तो यूएस की गवर्नमेंट ने उस टाइम के अमीर आदमी जेपी मॉर्गन को बुलाकर कहा कि जल्द से जल्द गोल्ड का इंतजाम करो, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। उस वक्त जेपी मॉर्गन को पता था कि दुनिया में सिर्फ एक ही फैमिली है जो उनकी हेल्प कर सकती है, और उन्होंने रॉथचाइल्ड फैमिली को कांटेक्ट किया और ऑलमोस्ट 1 लाख किलो सोना उनसे खरीदा, जिसकी आज की वैल्यू 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, और ये इंडिया के रिचेस्ट स्टेट महाराष्ट्र की जीडीपी से भी ज्यादा है। तीसरा एग्जाम्पल है ठीक इसी तरीके से।
इनकी डिटेल्स के बारे में नहीं पता। इस आदमी का नाम है जैकब रॉथस्चाइल्ड, जो कि इंग्लैंड वाली फैमिली के हेड है और ये आज पूरी रॉथस्चाइल्ड फैमिली को लीड करते हैं। आज ये फैमिली सिर्फ बैंकिंग ही नहीं बल्कि एसेट मैनेजमेंट, वाइन प्रोडक्शन और कंसल्टिंग का भी काम करती है। इनकी पूरी दुनिया में ऐसे 1800 से भी ज्यादा घर हैं जिनकी टोटल वैल्यू $36 बिलियन बताई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे 55 से भी ज्यादा यॉट और 100 से भी ज्यादा प्राइवेट प्लेन्स इनके पास है। इस फैमिली के पास आज भी $100 बिलियन से ज्यादा का फंड है जिसे वो अलग अलग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मेटा, एप्पल, अमेजॉन, स्टारबक्स, HP, पेप्सिको, क्वालकॉम जैसी वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज में ये इन्वेस्टर्स हैं और पिछले साल ही इन्होंने सिर्फ वाइन बेचकर $16 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। कई लोगों को लगता है कि आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली उतनी पावरफुल नहीं है जितनी ये 100 या 200 साल पहले थी, बट ये बात बिल्कुल ही झूठी है। इस फोटो को देखिए, यहाँ रॉथस्चाइल्ड फैमिली के हेड जैकब ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के साथ है। इनकी फैमिली अमेरिका की रॉकफेलर ग्रुप का 38% हिस्सा ओन करती है और जैकब पर लोग एलिगेशंस लगाते हैं कि ये और इनकी फैमिली वर्ल्ड के कई बैंक्स और पॉलिटिशियन को फंड करती है, जैसे कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इनके फ्रेंड है। और कई लोगों को ये नहीं पता कि इवन फ्रांस के करंट प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन भी इनके फॉर्मर एम्प्लॉय रह चुके हैं और इन पर यह भी एलिगेशंस है कि मैक्रन रॉथस्चाइल्ड फैमिली के सपोर्ट से ही फ्रांस के प्रेसिडेंट बने। सिर्फ इतना ही नहीं, 2013 में कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट रिलीज होते हैं और उसमें ये रिवील होता है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली के कुछ आइलैंड में 30 से भी ज्यादा हिडन ट्रस्ट हैं जो कई $बिलियन के एसेट होल्ड करते हैं। और अगर इन ट्रस्ट का नाम हम देखें तो ये काफी अजीब से नाम है, जैसे कि NN, और इसी वर्ड की तरह बाकी ट्रस्ट भी इसी से राइम करते हैं, जैसे कि बेन एंड ट्रस्ट, डेन एंड ट्रस्ट, जिन ट्रस्ट का नाम कोई नहीं जानता। और आज भी इनका ये इन्फ्लुएंस सिर्फ कुछ आइलैंड या यूरोप तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इवन इंडिया में भी इन पर कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं। जैसे कि 2013 में पूरे इंडिया में जब 3G इंट्रोड्यूस हो रहा था, तब गवर्नमेंट ने इसके लिए 3G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, यानी बोली लगाने को कहा। और इस ऑक्शन में गवर्नमेंट ने रॉथस्चाइल्ड फैमिली की एक कंपनी को एज एन ऑक्शनर हायर कर लिया और उनको 30 करोड़ रुपए दिए गए। बट सरप्राइजिंग बात तो ये है कि NM रॉथस्चाइल्ड और सन नाम की जिस कंपनी को ऑक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस पर ये एलिगेशन लगे थे कि उनको तो ऑक्शन करने के लिए कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं। इवन कि 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब वैनकिस इंडिया नाम की एक कंपनी पर IT डिपार्टमेंट ने कई सारे रेड किए। इन पर एलिगेशंस थी कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर इन्होंने हजारों करोड़ों रुपए अपने ऑफिस से दूसरी जगह ट्रांसफर किए थे। और इवन इस कंपनी के ओनर्स के भी रॉथस्चाइल्ड फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बताए जाते हैं। और भले ही इनमें से कुछ एलिगेशन गलत हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद ये तो क्लियर हो गया है कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली उतनी ही इन्फ्लुएंशियल है जितनी कि वो 200 साल पहले थी। और इस पूरी फैमिली की शुरुआत हुई थी उस बच्चे से जो कि जर्मनी में एक छोटी सी बस्ती में 30 लोगों के साथ एक छोटे कमरे में रहता था और जो कि 12 साल की ही उम्र में अनाथ हो गया था। वैसे जर्मनी में एक और नाम बहुत ही फेमस है जिसका नाम है एडोल्फ हिटलर, और उन्होंने खुद अपने बारे में एक किताब लिखी जिसका नाम है मैन काम्फ, यानी मेरा स्ट्रगल। और इनकी फ्री बुक समरी आप गूगल ऐप में सुन सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। इसके साथ ही वहाँ पर 250 से भी ज्यादा बुक समरीज फ्री में हिंदी में अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और फ्री में सुन भी सकते हैं। आई होप ये डॉक्यूमेंट्री आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।